एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि फैंग हाओ अपना पहला मैच जीत गया होता है। इसके बाद हू फैमिली से हू को उसे चैलेंज करने के लिए आ जाता है और स्टेज पर चढ़ते हुए कहता है कि मैं अपना सीक्रेट वेपन का यूज तो फाइनल मैच में करने वाला था, लेकिन अभी इसका यूज करना बेस्ट होगा। ये बोलकर वो एक पिल निकाल लेता है और उससे खाते हुए कहता है कि तुम 4th लेवल का टॉप ग्रेड में हो, हालांकि हम दोनों सेम लेवल पर है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हें हरा पाऊंगा। ये बोलकर वो इस पिल को खा लेता है जिससे वो 5th लेवल में पहुंच जाता है और अपने मन में कहता है कि सिटी में सिर्फ मेरा हू फैमिली का ही राज चलेगा। वहीं पर ये देखकर फैंग फैमिली वाले काफ़ी ज़्यादा चौंक गए होते हैं। फैंग ले बताता है कि वो एक्चुअली में अपना लेवल को सप्रेस करके रखा था और उससे उसके फैमिली का सीक्रेट टेक्निक के बारे में बताने लगता है कि कैसे वो लोग ऐसा कर सकते हैं। इतना बताकर वो कहता है कि मुझे डर है कि उसका लेवल अब 5th ग्रेड के मिडिल लेवल में पहुंच गया होगा। वहीं पर अरीना में दिखाते हैं जहाँ पर हू को काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पीड में फैंग हाओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो स्पीड देखकर फैंग हाओ एक पल के लिए स्टंट रह जाता है और वहीं पर वो उस पर हमला कर देता है, जिससे फैंग हाओ ब्लॉक तो कर देता है, लेकिन उससे उसका पूरा हाथ पैर कांपने लगा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ। ये देखकर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि हालांकि फैंग हाओ 4th ग्रेड के मिडिल लेवल में पहुंच गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो 5th ग्रेड को हरा पाएगा। और हमने कभी ये भी नहीं सोचा था कि सभी यंग कल्टिवेटर में से चारों मेजर फैमिली को छोड़कर हू को 5th ग्रेड में सबसे पहले पहुंचेगा। वहीं पर ये देखकर फैंग चेन को काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगी होती है। तभी हू को उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा होता है कि अब तुम्हारा एरोगेंस कहाँ चला गया, अभी तो मैं सिर्फ वार्म अप ही कर रहा था। ये बोलकर वो दोबारा से उस पर हमला करने चला जाता है। वहीं पर फैंग हाओ खुद को बचाते हुए सोच रहा होता है कि मैं इसका मैच बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसका वैसे एक्सप्रेशन देखकर हू को कहता है कि जल्दी से सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारा हालत खराब करने पर मुझे ब्लेम मत करना। तुम एक गार्बेज हो और तुम्हें गार्बेज के जैसे बिहेव करना चाहिए। ये सुनकर फैंग हाओ सोचता है कितने सालों से इनकी आंखों में मैं तो गुड फॉर नथिंग ही रहा हूँ, सरेंडर करने पर भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। वहीं पर हू को उससे दूर जाकर हमला करने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि तुम सरेंडर क्यों नहीं करते हो, इस अटैक में मैं अपना सारा पावर का यूज कर दूंगा। वहीं पर फैंग हाओ अपने मन में कह रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर सरेंडर कर दूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो लोग मुझ पर हंसेंगे, लेकिन मुझे कोई हार्म नहीं होगा क्योंकि वो लोग हमेशा मुझे गार्बेज की तरह ही देखते आए हैं। तभी हू को उस पर हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी फैंग हाओ हार ना मानने का मन बना लेता है और वो भी हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है और फैंग हाओ गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि ये गार्बेज हमेशा गार्बेज ही रहता है। लेकिन तभी अचानक हू का बॉडी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि अभी भी क्या हुआ। तभी फैंग हाओ खड़ा होकर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब जो भी मुझे चैलेंज करना चाहता है आकर मुझे चैलेंज कर सकता है। वैसा सिचुएशन देखकर वहाँ पर पूरा सन्नाटा हो गया होता है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं कि अभी भी क्या हो गया। इसके कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग हाओ अपना डिफेंस पर से गिव अप कर दिया होता है और उसके अटैक से खुद को एडवांस में हील करना स्टार्ट कर देता है और अपना सारा एनर्जी अपना राइट हैंड में गैदर करके फाइनल अटैक कर देता है और इसी तरह से वो जीत जाता है। और तभी फैंग हाओ भी 5th ग्रेड में ब्रेक थ्रू कर लेता है। ये देखकर उसके फैमिली वाले उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। और तभी होस्ट तीसरे मैच के बारे में पूछता है। वान फैमिली वाला कहता है कि कितनी शर्म की बात है कि हमारे फैमिली में कोई भी 5th ग्रेड का कल्टिवेटर नहीं है, इसलिए फैंग फैमिली ये कंपटीशन जीत जाती है। ये देखकर सभी लोग उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं और तभी वो काफ़ी ज़्यादा थक जाने के कारण वहाँ पर गिरने वाला होता है, लेकिन उसके फादर उसे पकड़कर कहते हैं कि मुझे तुम पर नाज है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्लान वाली मीटिंग कर रहे होते हैं। मिस्टर यांग कहते हैं कि वानसिन के पास रेयर आइस फिजिक्स बॉडी है और उसके पास उसका एक ब्राइट फ्यूचर उसका इंतजार कर रहा है और फैंग फैमिली के पास 2 हाई लेवल की स्किल बुक है और मुझे तो शक है कि कोई भी यंगर जनरेशन वाला फैंग हाओ से कम्पीट नहीं कर पाएगा। इतना बोलकर वो बाकी के लोगों से राय मांगता है। एक पर्सन कहता है कि हम लोग वान फैमिली को ऑफेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें यून फैमिली को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, हमारे जैसा छोटा क्लान उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। दूसरा कहता है कि हमें अभी तक उस रहस्यमय व्यक्ति और फैंग फैमिली के रिलेशन के बारे में पता नहीं चला है, इसलिए उन पर भी हमला करना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होगा। मिस्टर हू चिल्लाते हुए कहते तो क्या इसका मतलब अब हम देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? मिस्टर यांग कहते हैं कि हम लोग कुछ टाइम के लिए फैंग फैमिली का अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन हमें फैंग हाओ का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारे लिए और बड़ा खतरा बन जाएगा। अगले सीन में फैंग हाओ को दिखाते हैं जो कि अपने जगह पर बैठकर ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर किसी को होने का एहसास होता है। ये फील करके वो जल्दी से रिएक्ट करता है। ये देखकर वो असासिन कहता है कि तुम्हारा रिएक्शन तो सच में काफ़ी ज़्यादा तेज है और उसका गला दबाते हुए कहता है कि मुझसे फालतू का सवाल मत पूछना और भागने की भी कोशिश मत करना। तभी फैंग हाओ उसे घूरने लगता है। ये देखकर वो उससे कहता है कि किसी ने मुझे तुम्हें मारने के लिए पैसा दिया है, इसलिए मुझे ब्लेम मत करना। लेकिन तभी फैंग हाओ अपने पावर को जमा करके उस पर हमला करके भाग जाता है। ये देखकर वो असासिन थोड़ा सा चौंक गया होता है कि ऐसा सिचुएशन में भी वो फाइट बैक कर लिया। ये बोलकर वो उसे ढूंढने लगता है। वहीं पर फैंग एक पेड़ के पीछे छुपा होता है और अपना आर्म
आर्म को हील कर रहा होता है और उसका पावर खत्म हो गया होता है, इसलिए अब वो खुद को हील नहीं कर पाएगा और अगर वो अपना लोकेशन को चेंज करने की कोशिश भी करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। इसलिए वो अपने मास्टर को बुलाता है लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता है। ये देखकर वो खुद ही प्रॉब्लम से निकलने के बारे में सोचता है। ये सोचकर वो अपना कपड़ा खोलकर उसे फंसाने के लिए पेड़ के पीछे रख देता है। असासिन उसके कपड़े को देखकर मान लेता है कि उसने उसे ढूंढ लिया है। ये मानकर वो उस पर हमला करने जाता है लेकिन अपने आप को बेवकूफ़ बना पाता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी फैंग उस पर अपना टाइगर वाले स्किल का यूज करके हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और उसके लिए वो अपना सभी फिजिकल लिमिट को भी ब्रेक कर दिया होता है। इसके कुछ सेकंड के बाद दिखाते हैं कि वो असासिन का हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया होता है और वो खुद को बचाने के लिए अपना सभी मार्शल पावर का यूज कर दिया होता है, लेकिन वो अभी भी हंस रहा होता है और उससे कहते हैं कि उस स्ट्राइक में तुमने अपना सभी पावर का यूज कर लिए हो, इसका मतलब ये है कि अब मैं आराम से जीत जाऊंगा और तुम मरोगे। फैंग चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा जिंदगी यहाँ पर खत्म नहीं होगा, अगर हिम्मत है तो मुझे फॉलो करो। ये बोलकर वो डीमन बिस्ट माउंटेन में चला जाता है जहाँ पर काफ़ी खतरनाक बिस्ट होते हैं। वो देखकर वो असासिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो भी अपना पूरा पावर में भी वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं करता है और वो मान लेता है कि अब उसका बचना नामुमकिन होगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी होता है और उसका लेवल भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ये सोचकर वो जाकर मिस्टर यांग को सिचुएशन बता देते हैं। ये जानकर मिस्टर यांग उससे पीटते हुए कहते हैं कि अपने से लो लेवल वाले को भी तुम मार नहीं सके, इसलिए अब तुम्हें मरना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने सभी लोगों को बोलकर डीमन बिस्ट माउंटेन के एग्जिट को ब्लॉक करवा देता है क्योंकि अगर वो बचकर बाहर आने की कोशिश भी करेगा तो वो लोग उसे वहीं पर खत्म कर देंगे। अगले सीन में फैंग को दिखाते हैं जो कि माउंटेन की तरफ बढ़ रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा थक जाने के कारण वहीं पर गिर जाता है और उसके तरफ काफ़ी सारे बिस्ट बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उसके बॉडी में से एक तरह की एनर्जी निकलती है जिसके कारण सभी बिस्ट उससे दूर हो जाते हैं और तभी उसके मास्टर बाहर आकर कहते हैं कि ये तुम्हारा डेस्टिनी है और मेरा तुम्हारे फेट में इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं है और यही आखिरी बार मैं तुम्हारा हेल्प कर रही हूँ। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोकर उठ जाता है और अपने आप को बिल्कुल सही सलामत देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और अपने मास्टर से पूछते कि क्या आपने मेरी जान बचाई है। वो कहती है ऑफकोर्स वो मैं थी, नहीं तो तुम अभी तक बिस्ट का खाना बन चुके होते। फैंग उसे थैंक्स बोलकर वापस जाने का रास्ता पूछने लगता है। वो कहते हैं कभी घर मत जाओ, अब जबकि तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो यहाँ पर जीना सीख लो। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और घबराते हुए कहता है कि मुझे तो डर है कि मार्शल वॉरियर भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये बोलकर वो भागने लगता है। ये सुनकर वो उसे प्रोवोक करने लगी होती है, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम इसी तरह से सिर्फ गार्बेज बनकर रहना चाहते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि बिना लाइफ और डेथ का सिचुएशन को फेस किए तुम ताकतवर बन सकते हो? लाइफ कोई फेरी टेल नहीं है, अगर तुम अभी चेंज करना स्टार्ट नहीं करोगे तो नॉन बिंग मार्शल स्टेट में तुम काफ़ी जल्दी मारे जाओगे। ये सब सुनकर वो रुक जाता है। वहीं पर वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते कि 3 साल के बाद यून इंग मार्शल डाइटी बन जाएगी, तब तुम उसे कैसे हराओगे और अपने फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? ये सुनकर वो कहता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे डीमन बिस्ट माउंटेन को कंक्यूर करके असली ताकतवर कल्टिवेटर बनना है। इसके बाद अगले सीन में उसी असासिन को दिखाते हैं जो कि फैंग को मारने का कोशिश किया था। वो फैंग फैमिली के पास जाकर उन्हें सब कुछ सच बता देता है। वो सुनकर फैंग चिन कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो? वो असासिन बताते हुए कहते हैं कि मैं ऑलरेडी मरने वाला हूँ, झूठ बोलकर मुझे कुछ और मिलेगा नहीं। हु फैमिली और यांग फैमिली वालों ने मुझे इतना बुरी तरह से ट्रीट किया है, मैं हाफ डेथ हो चुका हूँ, इसलिए मेरे पास झूठ बोलने का कोई रीजन है ही नहीं। ये सुनकर फैंग चैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो लोग अपने सभी एलिट कल्टिवेटर को बुलाकर उन पर हमला करने चले जाते हैं। उन्हें देखकर मिस्टर हु और मिस्टर यांग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होकर पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? फैंग चैन उन पर हमला करते हुए कहता है कि मेरे बेटे को मारने की कोशिश करके तुम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी हो। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है। ये देखकर मिस्टर हु और यांग भी अटैक करने के लिए तैयार होते हुए कहते हैं कि अब जबकि वॉर स्टार्ट हो ही गया तो होल्ड बैक करने का कोई फायदा है ही नहीं। ये बोलकर वो दोनों एक साथ मिलकर फैंग चैन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो उनके अटैक को काउंटर कर देता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है। वहीं पर ये देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और तभी फैंग फैमिली वाले भी हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी कोई आकर उन सभी लोगों को रोक देता है और उसका नाम वो यांग मिंग होता है जो कि ऑक्शन सेंटर का हेड गार्ड होता है। वो वहाँ पर आकर कहता है कि मुझे तुम्हारे फाइट में दखल तो देना नहीं चाहिए, लेकिन ये मैटर 3 मेजर फैमिली के लाइफ और डेथ को डिसाइड करेगा और ये पूरा सिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। फैंग फैमिली वाले अपना कारण बताकर कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर जस्टिस के लिए आए हैं। मिंग कहता है लेकिन फिर भी तुम लोग सिटी की शांति को तोड़ नहीं सकते हो, मैं अपने कुछ लोगों को भेजकर फैंग हाउ को ढूंढने में हेल्प करूंगा, अभी के लिए सभी लोग चले जाओ। ये सुनकर फैंग फैमिली वाले जाते हुए कहते हैं कि अभी सिर्फ हम लोग ओजांग के लिए रुक रहे हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि तुम लोग फैंग फैमिली को ऑफेंड नहीं कर सकते हो। फैंग चेन भी जाते हुए कहता है कि ये प्रे करो कि मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना हो, नहीं तो परिणाम सहने के लिए तैयार रहना। ये सुनकर मिस्टर यांग सोचते हैं कि अब हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं रहा है, इसलिए अब तुम लोग हमें ब्लेम नहीं कर सकते हो। और उसका यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।